नमस्कार दोस्तों, मोदी से मेरी मुलाकात वाला वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा। पूरी कहानी भी समझ ली होगी कि मोदी जी दरबारी पत्रकारों को, चापलूस पत्रकारों को क्यों पसंद करते हैं और सवाल पूछने वाले पत्रकारों को क्यों नापसंद करते हैं। अब कुछ और कहानी मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं ना, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो थोड़ी दूर तक जाने देते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले ये तो बता दीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया ना? क्या नहीं किया? अभी तक नहीं किया तो करिए जल्दी। ये ठीक बात नहीं है। हम सब इतनी मेहनत करते हैं तो हौसला कौन बढ़ाएगा? ये जिम्मेदारी तो आपकी भी है। तो हौसला बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबाइए। और हाँ, अगर मुमकिन हो तो ज्वाइन भी कर लीजिए। तो अब कुछ सवाल से शुरू करते हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि मोदी राज में मीडिया पूरी तरह से आजाद है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मोदी जी मीडिया को कंट्रोल नहीं करते हैं? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मोदी और अमित शाह की आलोचना करने का जोखिम न्यूज चैनल्स ले सकते हैं या अखबार ले सकते हैं? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मोदी और शाह, योगी भी उसमें जोड़ लीजिए, आलोचना का स्वागत करते हैं? आप में से कितने लोगों को लगता है कि पत्रकार का काम सरकार की चाटुकारिता करना होता है या सरकार के लिए झुनझुना बजाना होता है, इसलिए पत्रकार अगर यह कर भी रहा है तो गलत क्या है? आप में से कितने लोगों को लगता है कि मीडिया पर मोदी राज में बिल्कुल किसी तरह का कोई दबाव नहीं है? आप इन सवालों का जवाब खोजते रहिए, सोचते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। हम आगे की बात करते हैं। बात केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उसी भाषण की जिसका जिक्र मैंने सुबह के वीडियो में किया था और मुलाकात वाला वीडियो बनाया भी था, ये वाला। अगर नहीं देखा तो देख लीजिए, ये उसका थंबनेल है। तब पूरी कहानी आपको समझने में आसानी रहेगी। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि वाजपेयी से लेकर मोदी राज तक बीजेपी ने कभी भी मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, अभिव्यक्ति की आजादी का कोई हनन नहीं किया। मोदी वाले हिस्से पर तो हम दोपहर के वीडियो में बात कर चुके हैं। अब जरा वाजपेयी के दौर की बात और 2014 से पहले के मीडिया की बात, चूंकि राजनाथ सिंह ने तुलना कर दी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चूंकि मोदी राज में मीडिया की आजादी का जिक्र कर रहे हैं तो पूरी बात रिकॉर्ड पर आनी चाहिए, मोदी और बीजेपी राज में। तो चलते हैं फ्लैशबैक में। अगर हम 2014 के पहले चलते हैं तो एक वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, 4 के पहले 98 से 2004 तक सरकार तब भी बीजेपी की थी, जिसका जिक्र किया राजनाथ सिंह ने। वाजपेयी के दौर में और आज के दौर में क्या फर्क है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि 2004 से 2014 के बीच क्या हुआ। क्या 2004 से 14 के बीच मीडिया ऐसे ही डरा हुआ, मीडिया पर अंकुश था, प्रधानमंत्री को घेरने से पहले कपकपी छूट जाती थी लोगों की? क्या वही स्थिति थी? और 2004 के पहले, सबसे पहले 2004 के पहले एक तस्वीर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं जो आप देख रहे हैं। यह तस्वीर है उस वक्त की जब 2004 का चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका था। मान लीजिए मैं उस वक्त बीएजी फिल्म्स एक प्रोडक्शन हाउस है उसका संपादकीय प्रमुख था, और हम लोग स्टार न्यूज़ के लिए, उस वक्त स्टार न्यूज़ था जो अभी एबीपी न्यूज़ है, उस वक्त पोल खोल नाम का एक कार्यक्रम बना रहे थे। पोल खोल जो शेखर सुमन उसके जो अभिनेता हैं वो उसके होस्ट थे, और एक पॉलिटिकल सटायर का कार्यक्रम था, हर रोज आता था रात को प्राइम टाइम पर स्टार न्यूज़ में। इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूं, समझना जरूरी है कि तब के मीडिया और अब के मीडिया में क्या फर्क आ गया है। और अगर राजनाथ सिंह कह देते हैं कि बीजेपी के राज में मीडिया बिल्कुल अभिव्यक्ति की आजादी पर कोई खतरा नहीं है, हनन नहीं है, तो यह समझना जरूरी है। हां, फर्क है मोदी और वाजपेयी में जरूर। बहरहाल, तो 2004 में मैं वो शो बनाता था, मतलब मैं उसका प्रोड्यूसर था, बीएजी फिल्म्स कंपनी में मैं काम करता था। पोल खोल में हर रोज, चूंकि वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, चुनाव का ऐलान हो चुका था, हर रोज प्रधानमंत्री के तौर पर वाजपेयी के भाषण, वाजपेयी सरकार के फैसले, वाजपेयी सरकार की नाकामियां, वाजपेयी जी जैसे भाषण में कुछ बोलते थे, कुछ गलत बयानियां, इस पर हर रोज हम लोग सरकार की खिंचाई करते थे। प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री वाजपेयी की, सरकार बीजेपी की थी। और वैसे ही आगे आने वाले दिनों में भी होता रहा, वो आगे बताऊंगा। लेकिन होता क्या था, कई बार इतनी खिंचाई होती थी, मैं उसका लेखन की जो टीम थी, स्क्रिप्ट लिखने वाली टीम, उसका मैं प्रमुख था, मैं भी लिखता था।
शेखर सुमन अपने ही अंदाज में सरकार पर जबरदस्त तंज करते थे और उस तरह के तंज वाले कार्यक्रम, पॉलिटिकल सटायर वाले कार्यक्रम मोदी राज में हर चैनल से गायब है, किसी चैनल पर नहीं होता है। यहां तक कि आज की तारीख में स्टैंड अप कॉमेडियन भी सरकार के बारे में, मोदी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचता है। कुणाल कामरा जैसे कॉमेडियन का तो धंधा ही चौपट हो गया, किसी प्रदेश में उनके शोज पर पाबंदी लग जाती है, होने नहीं दिया जाता है, क्योंकि उनके निशाने पर मोदी होते थे। हम फिर चलते वापस, तो क्या होता था कि जिस दिन वाजपेयी सरकार पर, खास करके वाजपेयी जी पर बहुत तंज वाली स्क्रिप्ट होती थी और शेखर सुमन अपने अंदाज में वाजपेयी को निशाने पर लेते हुए तंज करते थे, तो कई बार ऐसा होता था। पहली बार मैं बता रहा हूं कि प्रमोद महाजन जो उस समय वाजपेयी सरकार के सबसे पावरफुल मिनिस्टर थे, प्रमोद महाजन जो 2004 के चुनाव का सारा प्रबंधन देख रहे थे, शाइनिंग इंडिया के नाम से बीजेपी सरकार एक बार फिर आ जाएगी, उस कैंपेन को इस तरह से पूरे देश में उस कैंपेन के लिए ताना बाना बुना गया था। तो प्रमोद महाजन, ऐसा कई बार हुआ कि जब प्रोमो चलता था पोल खोल का, दोपहर से चलना शुरू होता था स्टार न्यूज़ पर, तो उसमें पता चल जाता था कि आज निशाने पर वाजपेयी है या बीजेपी सरकार है या कोई मंत्री है, खास करके वाजपेयी के मसले पर। तो ऐसा कई बार हुआ कि प्रमोद महाजन ने स्टार न्यूज़ के जो उस समय सीईओ थे उदय शंकर, उनको फ़ोन करते थे प्रोमो चलते ही या पता चलते ही, जब 4 बार 10 बार प्रोमो चल जाता था तब। और उदय शंकर का एक अंदाज था, एडिटर ऐसा ही होता है और ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन उस तरह के एडिटर आप चैनल में हैं नहीं। मैं तो आज भी उस दिन को याद करता हूं और इसलिए मैं कह रहा हूं क्या फ़र्क है इसको समझिए। बहुत सारे लोगों को लगता है मीडिया तो ऐसा ही है, हर दौर में ऐसा ही था, नहीं। तो प्रमोद महाजन का जब फ़ोन उदय शंकर के पास कई बार जाता था, तो पहले उठाने से पहले वो मुझे कॉल करते थे कि अजीत आज पोल खोल में कुछ चलने वाला है क्या, कुछ वाजपेयी जी पर है क्या, सरकार पर कुछ है क्या। तो मैं पूछता था क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि प्रमोद महाजन का फ़ोन आ रहा है, इसलिए मैंने सोचा उनसे बात करने से पहले तुमसे समझ लूँ। तो मैं उनको बता देता था कि हाँ वाजपेयी जी के इस भाषण पर, या उन्होंने ये वादा किया था उस पर, या आडवाणी जी ने ऐसा कुछ कहा था उस पर, या बीजेपी के कैंपेन पर, इस पर हमारा सटायर है और शेखर सुमन ने ऐसे शो किया है। प्रमोद महाजन का फ़ोन उठाने से पहले उदय शंकर का कॉल आना और उसके बाद उदय शंकर का ये कहना कि ठीक है 1 घंटे के लिए मैं फ़ोन नहीं उठाता, मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देता हूँ। ये मैं बहुत ही ऑफ द रिकॉर्ड आज बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे संपादक, वैसे एडिटर इन चीफ को याद किया जाना चाहिए, उस दौर को याद किया जाना चाहिए। उसके बाद वो फ़ोन ऑफ कर देते थे। ऐसा कई बार हुआ है और कई केस में हुआ, सिर्फ प्रमोद महाजन के केस में नहीं, और भी कुछ केस में। और उसके बाद शो टेलीकास्ट हो जाता था, पोल खोल। टेलीकास्ट के बाद जाहिर है उनके पास फ़ोन जाता होगा, वो सफाई भी देते होंगे या कुछ कहते होंगे ठीक है मैं देखता हूँ। सफाई क्या, चूँकि प्रोडक्शन हाउस के नाते शोज़ मैं बनाता था, तो फाइनल अकाउंटेबिलिटी शो बनाने की मेरी या बीएजी फिल्म्स की थी, लेकिन चूँकि एडिटर इन चीफ थे, कमीशन प्रोग्राम था, इसलिए उनको भी जवाब देना पड़ता होगा। तो वो अपना जो भी कहते होंगे या कहते होंगे हो गया टेलीकास्ट, मैं देखता हूँ, जो भी वो कहते होंगे, लेकिन कभी उन्होंने रोका नहीं। और मैं ये भी कहूंगा कि कभी वाजपेयी सरकार की तरफ से ऐसी स्थिति भी नहीं आई होगी कि प्रोग्राम पर इतनी पाबंदी जैसी स्थिति आ जाए या इतना दबाव हो जाए कि सोचना पड़ जाए। तो हम हर रोज वही काम करते रहे। और वाजपेयी के दौर में 2002 में, तब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, डिप्टी पीएम, मैं आज तक में था 1 साल के लिए। मुझे याद नहीं है एक बार भी कि 2002 से 2003 के बीच जब मैं आज तक में था, कभी ऐसी स्थिति हड़कंप मच गया कि आज कुछ बीजेपी के बारे में चल गया है, सरकार के बारे में चल गया है, वाजपेयी के बारे में चल गया है, आडवाणी के बारे में चल गया है, प्रमोद महाजन के बारे में चल गया, सब रोको रोको रोको। हाय तो बात नहीं। मैं बहुत सीनियर पोजीशन पर नहीं था, बट मुझे ये याद है 1 साल। और उसके बाद के दौर को देखेंगे जो अभी मोदी का दौर है। चूंकि राजनाथ सिंह ने दोनों दौर की तुलना की, इस दौर को मैंने चैनल में रहकर देखा है। मैंने देखा है कि कैसे चैनलों के भीतर यह स्थिति बना दी गई है कि जितने एंकर्स हैं उसमें से ज्यादातर मोदी सरकार के लिए चालीसा का पाठ करते हैं, मोदी सरकार की चमचागिरी करते हैं, और बार बार जो मैं कहता हूं सरकार को मुफीद लगने वाले नैरेटिव को बढ़ाते हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम का एजेंडा हो, चाहे विपक्ष पर निशाना साधने का एजेंडा हो, चाहे मोदी की महानता को बखान करने का एजेंडा हो। यही चैनल पिछले 7-8 सालों से कर रहे हैं। उस समय और इस समय में ये फर्क है। अब बात आती है
जब बात होती है, राजनाथ सिंह ने कहा, कांग्रेस सरकारों का जिक्र किया। मैंने सुबह के वीडियो में भी कहा, इमरजेंसी के दौर में मीडिया को कुचला गया, शिकंजा मीडिया पर था और बहुत कुछ ज्यादतियां हुई, उस पर बहुत कुछ कहा जा चुका है। लेकिन 2004 से 2014, जिसका मैं चश्म दी दूं, तब भी मैं चैनल में था। 2010 से 14 की अगर बात करेंगे, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री 4 से 14 तक थे, और वो दौर जब यूपीए सरकार पर तमाम तरह के आरोप थे, और उन आरोपों की बिना पर या उन आरोपों के साथ चैनलों पर घंटों मतलब सप्ताह में हो सकता है 50 घंटे सरकार के खिलाफ सरकार की बखिया उधेड़ी जाती रही। और जिस पोल खोल का मैंने जिक्र किया, वो पोल खोल जब हम 2004 में वाजपेयी सरकार पर निशाना साध रहे थे या वाजपेयी सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे पॉलिटिकल सटायर के जरिए, तब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री बन सकती थी तब भी। और उसके बाद जब मनमोहन सिंह बने तब भी पोल खोल में उसी शैली के साथ पोल खोल कार्यक्रम चलता रहा कई सालों तक, और उसी तरह से सरकार पर चोट करते रहे। कभी हम पर दबाव नहीं आया, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। और 2010 से 14 जिसका जिक्र बार बार करता हूं, जिस दौर में यूपीए सरकार की बखिया उधेड़ी गई, यूपीए सरकार और मनमोहन सिंह का एक हाल नहीं रहा, वो दौर कांग्रेस सरकार का था। और चैनल के लिए वो स्वर्णिम युग था, जब चैनल इसकी परवाह नहीं करता था कि इसका असर क्या होगा और इससे सरकार में बेचैनी होगी तो पलट के सरकार हमारी गर्दन पर कोई अंकुश लगा सकता है या कोई डर जैसी स्थिति हो सकती है। बिल्कुल नहीं, परवाह नहीं करते थे कि मनमोहन सिंह को बुरा लगेगा या किसी को। और मुझे याद है, शायद 2010 रहा होगा, मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में, शायद लाल किले से अपने भाषण में कह दिया था कि 100 दिन में महंगाई कम होगी। और 100 दिन नहीं, 97 दिन जब हो गए तो हम लोगों ने, मैं न्यूज़ 24 का एडिटर था, हम लोगों ने, सारे चैनल ने काउंट डाउन करके चलाना शुरू किया कि 3 दिन बाकी, कब कम होगी महंगाई। और 3 दिन तक सरकार की धुलाई करते रहे। मनमोहन सिंह की तस्वीर स्क्रीन पर लगी थी। यह भी नहीं, आज की बात है कि सरकार पर कुछ कहना भी है तो बहुत चालाकी से सिस्टम बोलते हैं। जब मोदी जी की वाहवाही करनी है तो मोदी जी की फोटो लगी है, जब मोदी मैजिक दिखाना है मोदी जी की फोटो है, मोदी जी मास्टरमाइंड, मास्टर स्ट्रोक है तो मोदी जी की फोटो है, मोदी जी की तारीफ है तो मोदी जी की फोटो है। लेकिन जब अगर कुछ खामी कहीं दिखाना पड़ गया तो सिस्टम पर आ जाते हैं। लेकिन तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीर लगाकर सैकड़ों बार हर चैनल पर, घंटों नहीं सैकड़ों घंटे कवरेज हुए, 10, 11, 12, 13 की तो मिसालें। और उस दौर की मीडिया का यह हाल भी था कि जिस राहुल गांधी को सबसे अधिक, जिस राहुल गांधी को मीडिया के हीट का, मीडिया के गुस्से का, मीडिया के आक्रोश का सामना करना पड़ा 13-14 में खास तौर से, और वो भी तब जब राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस फाड़कर फेंक दिया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लगातार राहुल गांधी के खिलाफ आलोचना के स्वर मजबूत करते हुए जितनी खबरें चलनी थी चली। और उसके बाद भी जब राहुल गांधी को इंटरव्यू देना हुआ तो उस अर्नब गोस्वामी को राहुल गांधी ने चुना 2014 के चुनाव के पहले, जिस अर्नब गोस्वामी ने 4 साल तक यूपीए सरकार का जीना हराम कर दिया था। यूपीए सरकार अगर सबसे अधिक असहज थी, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं तारीफ करते हुए, तो अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ की वजह से थी। टाइम्स नाउ और अर्नब गोस्वामी की टीम ने जिस ढंग से यूपीए सरकार के घपले, घोटाले, आरोप जो भी थे, उन सब के खिलाफ जिस ढंग से मुहिम चलाई, उसका असर, उसकी बेचैनी यूपीए में थी। फिर भी राहुल गांधी ने अर्नब गोस्वामी को इंटरव्यू दिया। क्या यह मोदी से अपेक्षा रख सकते हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी ऐसे पत्रकार से मिलेंगे या इंटरव्यू देंगे जो थोड़ी भी आलोचना करता हो? वहां तो 4 साल 5 साल तक अर्नब गोस्वामी कैंपेन चलाते रहे और सही कर रहे थे। मैं मानता हूं कि उस दौर की पत्रकारिता वो सही थी, वो जरूरत थी और वो आरोप थे सरकार पर। लेकिन अब की स्थितियां सोचिए। अब की स्थिति ऐसी है कि 8.5 साल हो गए, इस सरकार ने 8.5 साल में जितने वादे मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के पहले किए, 13 और 14 में, फिर 19 के चुनाव के पहले, उन वादों की लिस्ट अगर निकालेंगे तो 50 ऐसे वादे हैं जिस पर सरकार की घेराबंदी हो सकती है। मैंने कई वीडियोस किए हैं, काला धन लाने से लेकर बेरोजगारी, महंगाई, स्मार्ट सिटी, विकास के मुद्दे और गोद लिए हुए गांव। सांसदों को गांव को गोद लेना था, हर सांसद को, और गोद लेकर गांव का विकास करना था। न जाने क्या क्या स्कीम लॉन्च की गई,
कहां है? गंगा सफाई योजना से लेकर उन योजनाओं की लंबी लिस्ट है, जिस लिस्ट को दिखाकर मोदी सरकार और मोदी जी से सवाल पूछे जा सकते हैं। किसी ने पूछा है क्या? इसलिए मैं कह रहा हूं उस दौर की पत्रकारिता, उस दौर में जो मीडिया का रूप था, स्वरूप था, और आज के मीडिया में जमीन आसमान का फर्क है। अगर राजनाथ सिंह कहते हैं कि बीजेपी सरकारों में वाजपेयी और मोदी जी की तुलना करते हुए, दोनों को साथ लाते हुए, कांग्रेस से तुलना करते, माफ करें, बीजेपी सरकारों में कोई पाबंदी नहीं, कोई दबाव नहीं है, तो यह सफेद झूठ है। मैं कहूंगा कि वाजपेयी के दौर में मुझे नहीं याद है कि कोई ऐसा दबाव था। मोदी के दौर में मुझे नहीं याद है कि बिना दबाव के मीडिया किसी दिन एक दिन भी काम कर पाया होगा। यह दबाव है, घोषित दबाव है। एक इमरजेंसी घोषित थी, यह अघोषित ऐसी स्थिति है कि आप मोदी सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर सीधे सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं, और तो और सरकार पर भी नहीं खड़े कर सकते, और नहीं करते हैं लोग, क्योंकि इसके जोखिम है। ज्यादातर मालिकों ने मोदी की सत्ता के सामने सरेंडर कर दिया, चाहे अनचाहे, बिजनेस की वजह से या डर की वजह से, क्योंकि ईडी, सीबीआई, तमाम एजेंसीज उन सारी संस्थाओं के पीछे पड़ जाते हैं, या उन सारे लोगों के पीछे वो एजेंसियां पड़ जाती है जो मोदी सरकार के सामने तनकर खड़ा हो जाए। और वो छोटे मोटे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सबके यहां छापे पड़ चुके हैं। जो छोटा संस्थान है मीडिया का, 10, 20, 30 पत्रकार काम करते हैं, लेकिन वो संस्थान अगर मोदी सरकार के लिए असहज स्थिति पैदा करता है, उसके यहां ईडी पहुंच चुकी है, उसके यहां इनकम टैक्स पहुंच चुका है। लेकिन वो बड़े घराने हैं, जो 1000 करोड़ 2000 करोड़ वाले घराने हैं, क्या आपने सुना है? 10 चैनल को छांट लीजिए, क्या किसी चैनल के यहां छापा पड़ा है? क्या किसी चैनल के यहां ईडी या सीबीआई की टीम पहुंची है? नहीं। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म, न्यूज क्लिक से लेकर HW न्यूज से लेकर क्विंट के यहां भी शायद सर्वे हुआ था, और भी, मतलब अगर इस रिजीम में अगर आप मोदी सरकार पर, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर कोई सवाल खड़े करोगे, उन्हें किसी कटघरे में खड़ा करोगे, तो इसके लिए तैयार रहो कि आपके दरवाजे पर उस एजेंसी का दस्तक होगा जिसका नाम ईडी और इनकम टैक्स। तो ये तो इस दौर की पत्रकारिता है। इसलिए मैंने कहा कि इस दौर और उस दौर में फर्क है। उस दौर में बहुत सारे ऐसे पत्रकार जो अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे, मैं बार बार कहूंगा, क्योंकि अगर कांग्रेस सरकार पर आरोप थे यूपीए 2 पर, अन्ना आंदोलन देश में चल रहा था, सैकड़ों घंटे कवरेज अन्ना आंदोलन को मिल रहा था। उस अन्ना आंदोलन में केजरीवाल, प्रशांत भूषण, शांति भूषण और ऐसे तमाम लोग पूरी लिस्ट लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि 150 लोग, 150 सांसद जो संसद में बैठे हैं, ठीक संसद से 1 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये सारे चोर हैं, भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। और वो सीधे हर चैनल पर लाइव जाता था। कभी ऐसा मुझे महसूस नहीं हुआ, मैं भी एक चैनल का एडिटर था, कि खबरदार जो ये लाइव गया, ये सबके नाम ले रहा है, सबके, रॉबर्ट वाड्रा से लेकर और शरद पवार से लेकर और लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, सबके, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सबके नाम लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होते थे, और कभी इसकी परवाह नहीं की गई। बार बार मैं इसलिए कर रहा हूं। और मनमोहन सिंह के नाम से तो इतने शोज बने उस समय, चैनल पर मनमोहन सिंह को बोला जाता था। किसने परवाह की? क्योंकि लगता था मीडिया का यह काम है सरकार की आलोचना करना। लेकिन 2014 के बाद से ऐसा क्या हुआ कि ऐसे प्रधानमंत्री हो गए जो आलोचना से परे हैं, जिनकी कोई आलोचना नहीं हो सकती। ऐसे गृह मंत्री हैं जिनकी कोई आलोचना नहीं हो सकती। आलोचना करने से पहले 100 बार आदमी सोचेगा, डरेगा। एक दौर था जब शिवराज पाटिल देश के गृह मंत्री थे 2008 में। मुंबई धमाके के बाद एक दिन में 2 या 3 कपड़े बदल लिए थे। दिन भर उनके खिलाफ चैनलों पर मुहिम चली और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी कितनी कहानियां हैं। उन्होंने गलत किया, यह सही है, लेकिन चैनल ने खबर दिखाई, चैनल ने उन्हें एक तरह से उनके खिलाफ मुहिम चलाई, और गृह मंत्री जो प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर होता है, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और 2009 में भी फिर यूपीए सत्ता में आई। ऐसा नहीं है कि किसी से बदला लिया गया, ऐसा नहीं है कि किसी की गर्दन दबोची गई कि 2008 में आपने ये किया तो 9 में भुगतो। नहीं, हमें तो कभी पता ही नहीं चला। हमने तो चैनल पर उस दौर में देखा कि मैं एडिटर होने के नाते 12, 13, 9, 10, 11 ऐसे आलोचकों को, जो सरकार के आलोचक थे, जो अलग अलग विचारधारा के थे, जिसमें संघ के विचारधारा के लोग थे, बीजेपी समर्थक राजनीतिक विश्लेषक थे,
ऐसे पत्रकार भी होते हैं, उनको खास तौर से चैनल पर बुलाते थे ताकि वो सरकार की आलोचना के जो उनके स्वर हैं लोकतांत्रिक स्पेस में अपनी बात कहें। और अब क्या हो गया, अब चैनलों में ऐसे लोगों की लिस्ट है जो मोदी की आलोचना करते हैं, उनकी राजनीति की आलोचना करते हैं, हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे की आलोचना करते हैं, या योगी, अमित शाह या आरएसएस जिस तरह से चुनाव के वक्त हिंदू मुसलमान का नैरेटिव तैयार करती है उसकी आलोचना करते हैं। ऐसी लिस्ट बनी है कि इन सब लोगों की चैनलों पर एंट्री बैन है। ज्यादातर लोग जो सरकार की आलोचना करने वाली लिस्ट में है वो अब किसी चैनल पर नहीं दिखते, क्योंकि चैनल पर उनका बोलना, सरकार का असहज होना, पीएमओ से लेकर मोदी सरकार के लिए जो पीआर करते हैं उनका नैरेटिव डैमेज होता है। इसलिए वो चैनल तक ये संकेत और संदेश गया कि इनको ऑफ एयर करो। मैं आज बता रहा हूं, टीवी 9 में भी एक बार एक बीजेपी के प्रवक्ता आए। मेरे शो में कोई बीजेपी का प्रवक्ता बाद के दिनों में आना बंद कर दिया और एक दो लोग मेरे कहने पर आते थे, ज्यादातर नहीं आते थे। एक प्रवक्ता ने मुझे कहा, मेरे केबिन में आए और उन्होंने कहा कि अजीत भाई आप बहुत सरकार को लेकर आलोचना करते हो, थोड़ा हल्के हाथ रखो, आपका नाम टॉप लिस्ट में है जो सरकार के लिए बहुत क्रिटिकल है और हम लोग उसमें आने से असहज होते हैं क्योंकि हम भी उनकी नज़र में आएंगे कि हम आपके शो में आते हैं। तो ये तो स्थिति बनी 15, 16, 17, 18, 19 और खास तौर से 18 के बाद। शुरुआती 2 साल में वैसी स्थिति नहीं थी जो बाद में बन गई ज्यादा। तो ये कैसे कह सकते हैं राजनाथ सिंह कि मीडिया पर पाबंदी नहीं? कौन कर रहा है पाबंदी? पाबंदी नहीं है। इमरजेंसी देश में थोड़ी है कि आप पाबंदी लगा देंगे, लेकिन अघोषित पाबंदी है। अघोषित क्या कहें, अघोषित डर है या अघोषित मैनेजमेंट है। उस ढंग से सारी चीजें मैनेज है। कुछ लोग मैनेज हैं, कुछ लोग मैनेज किए गए और कुछ लोगों ने खुद स्वतःस्फूर्त मान लिया कि हमें इस सरकार के साथ कदम ताल कर रहा है। और कुछ ऐसे भी हैं जो हिंदुत्ववादी हो गए, जिनके भीतर का हिंदू जग गया, जिनके भीतर की नफरत जग गई और वो नफरत इतनी मजबूत हो गई, उस नफरत का पौधा इतना बड़ा पेड़ हो गया कि उसके सामने पत्रकारिता ने दम तोड़ दिया। और वो सब लोग मानते हैं, अपने को जस्टिफाई करते हैं कि जो वो कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, वो मोदी हित में कर रहे हैं, वो राष्ट्र हित में कर रहे हैं और देश के लिए यही जरूरी है और यही पत्रकारिता है। जो भी उनसे असहमत है वो देशद्रोही है, वो दलाल है, वो अर्बन नक्सल है, वो खान मार्केट गैंग का है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग का है। ये सारे शब्द कब इजाद हुए, कब बोले गए? ये सब बोले गए बीते 5-6 सालों में। 2014 के पहले मुझे याद है मोदी जी कहा करते थे भाषणों में, न्यूज ट्रेडर्स शब्द का इस्तेमाल करते थे उनके लिए जो उनकी आलोचना जिन्होंने पहले की गुजरात दंगों के बाद। लेकिन 2014 के बाद न्यूज ट्रेडर शब्द गायब है, क्योंकि सब मोदी जी के लिए न्यूज ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल चूंकि राजनाथ सिंह ने कहा इसलिए मैंने जिक्र किया। और साथ में ये कि पत्रकारिता का मैंने 30 साल में जो देखा है, एक तरह से ये सबसे खराब दौर है। मैं इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि इमरजेंसी मैंने देखी नहीं। जितना मैंने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा है, आज़ाद भारत का सबसे खराब दौर वो था जो इमरजेंसी के दौर में पत्रकारों ने, अखबारों ने, संस्थानों ने देखा और इंडियन एक्सप्रेस जैसा संस्थान भी था जो तन कर खड़ा था, वो दौर था। लेकिन उसके बाद जब से मैं पत्रकारिता में हूं 32 सालों से, 33 सालों से, इससे बुरा दौर मैंने नहीं देखा है। इतना शिकंजा, इतना डर, इतना खौफ कि फोन पर बात करने से पहले हम सोचते हैं कि व्हाट्सएप पर बात करें, सिग्नल पर बात करें, टेलीग्राम पर बात करें, हमारा फोन कौन सुन रहा है, किससे बात करें। यह दौर आ गया और राजनाथ जी कहते हैं कि सब कुछ चंगा है। मैं जो कह रहा हूं, न्यूज रूम में बैठे हुए जो हमारे साथी सहयोगी हैं, जो 20, 25, 30 सालों से हमारे साथ काम कर चुके हैं या बाद में कर चुके हैं, वो अपनी अंतरात्मा में झांकेंगे तो उन्हें लगेगा जो मैं कह रहा हूं उसमें हकीकत है। क्योंकि हमने कभी परवाह नहीं की सरकारों की। 2017 के पहले अखिलेश यादव की सरकार थी यूपी में, और अगर यूपी में कोई बड़ी घटना होती थी, बुलंदशहर में रेप की घटना हो गई, बदायूं में कोई घटना हो गई, हम मुख्यमंत्री की तस्वीर चैनल पर लगा कर, स्क्रीन पर ऐसे ही वॉल पर अखिलेश यादव की तस्वीर लगाकर एक हाल नहीं छोड़ते थे सरकार की जिसको कहते बखिया उधेरना। क्या आपने देखा है कि बीते 5.5 सालों में योगी की तस्वीर लगाकर किसी ने सख्त ऐसे सवाल पूछे हो? तब भी जब सोनभद्र में कुछ साल पहले 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, एक तरह से नरसंहार हुआ, कई घटनाएं हो चुकी, हाथरस गैंग रेप, कभी आपने देखा है
कि न्यूज चैनल पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगाकर, जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, जो रामराज का सपना दिखाकर सत्ता में बैठे, कभी देखा है कि चैनल पर उनकी योगी की तस्वीर लगी हो और उनसे सवाल पूछा गया हो? तो अगर आप मीडिया के छात्र हैं, अगर आप न्यूज रूम में, अगर आप दर्शक हैं, यूट्यूब पर जाइए, 14 से पहले की पत्रकारिता देखिए, आपको पता चलेगा। हाँ, ये भी मैं कहूंगा, हर दौर में सत्ता को खुश करने वाले, सत्ता की चाटुकारिता करने वाले, सत्ता के लिए सेटिंग करने वाले या सत्ता से सेटिंग करने वाले, हर दौर में ऐसे पत्रकार रहे। 2014 के पहले भी थे, 4 के पहले भी थे, 96 के पहले भी थे, और तो और इमरजेंसी के दौरान भी थे। इमरजेंसी के दौरान भी जब खुशवंत सिंह जैसे एडिटर सत्ता को खुश करने का काम कर रहे थे, उसी दौर में कुलदीप नैयर जैसे एडिटर थे, उसी दौर में रामनाथ गोयनका जैसे मालिक थे, जो इमरजेंसी के फैसले के खिलाफ सीना तान कर खड़े थे। तो हर दौर में ऐसे पत्रकार हुए, चाटुकार भी, और हर दौर में ऐसे पत्रकार हुए सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने वाले या निडरता के साथ पत्रकारिता करने वाले। लेकिन इस दौर की मुश्किल क्या है कि वो सारे पत्रकार या ज्यादातर पत्रकार ये माने बैठे हैं कि वो जो चाटुकारिता कर रहे हैं दरअसल वही पत्रकारिता है, और जो दर्शक हैं उनमें भक्ति भाव इतना भर गया है कि उन्हें लगता है हाँ वो सही कर रहे हैं। वो तिहाड़ गया हुआ आदमी जो 100 करोड़ की वसूली में जेल गया, वो हर रोज प्रवचन कर रहा है, देश को पत्रकारिता के पाठ पढ़ा रहा है, देशभक्ति सिखा रहा है, राष्ट्र हित की बात कर रहा है, और उसके बाद भी लोगों को लगता है बात तो वो सही कर रहा है। लेकिन वो जिस पर निशाना साध रहा है, जिसे टारगेट कर रहा है, वो विलेन बन रहा है। और वो आदमी जिसका ट्रैक रिकॉर्ड तिहाड़ जेल के भीतर फाइलों में उसके नाम दर्ज, उसके पहले कांग्रेस सरकार के दौर में कांग्रेस के जो ऊपर के शीर्ष लोग थे उनके यहां दरबारी के तौर पर घूमता होगा, आज वो सारे लोग, ज्यादातर लोग इस सरकार में, मोदी की सत्ता में सेट है, लेकिन वो पत्रकारिता कर रहे हैं, और जो सवाल कर रहे हैं वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो देशद्रोही है, वो अर्बन नक्सल है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो माननीय राजनाथ सिंह जी, मैं आज भी आपको मानता हूं, दोपहर के वीडियो में भी कहा कि आप अच्छे आदमी हैं, आप समझदार आदमी हैं, आपकी मजबूरी हो सकती है कि मोदी को वाजपेयी के बरक्स खड़ा कर दें, और आप कह दें कि मोदी राज में मीडिया पर कोई पाबंदी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन नहीं है। लेकिन आपसे बेहतर कौन जानता है कि आज़ादी तो आपकी भी छीनी है। रक्षा मंत्री रहते हुए, मोदी सरकार के मतलब पिछले दौर में गृह मंत्री रहते हुए आप कितने आज़ाद हैं राजनाथ सिंह जी। रक्षा मंत्री कितना पावरफुल होता है, गृह मंत्री कितना पावरफुल होता है, और आपके पास कितना पावर रहा है, यह आपको मुझसे तो 100 गुना ज़्यादा पता होगा। दिल पर हाथ रख के देखिएगा और सोचिएगा, क्या गृह मंत्री रहते हुए आप वो सारे फैसले अपने दम पर कर पा रहे थे? फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं इस अपील के साथ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एक व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, कभी संपर्क करना चाहें, कुछ वीडियो भेजना चाहें, ज़रूर भेजें। साथ में ये कि इस नंबर पर मुझसे आपकी कोई बात नहीं हो पाएगी, मेरी टीम का नंबर है, कॉल नहीं करें। बहुत सारे लोग कॉल करने लगते हैं, सिर्फ सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए है। इस नंबर को आप नोट कर लें। नमस्कार।